नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आजादी की सालगिरह के मौके पर ये खास मुलाकात हम कर रहे हैं बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज साहब से, जो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं लेकिन राजनीति और समाज के बहुत बड़े विद्यार्थी और कमेंटेटर हैं। पद्म भूषण राहुल बजाज। इस शब्द का मैं जानबूझ के इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं सर, आज के इंटरव्यू में परिचय देने के तौर पर, कि आजादी के मौके पर, आजादी की सालगिरह के मौके पर 15 महीने एक सरकार को हो गए। बात हुई थी कि बिल्कुल नया दौर आएगा। तो ये जो 15 महीने गुजरे हैं उसको देखते हुए अगर हम ये कहना चाहें कि क्या पहले से माहौल ज्यादा आजाद ख्याल है, ज्यादा मॉडर्न है और ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, 15 महीने में माहौल तो बहुत बदला है। इलेक्शन के 2-3 साल पहले क्या माहौल था आपने को मालूम है, उसमें जाने में कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज हुई। इस तरह की इलेक्शन, इस तरह की कैंपेनिंग और बीजेपी के लिए भी, मुझे तो आज ध्यान नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसने कैंपेन किया। सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसे हुए थे, बीजेपी वाले भी, कुछ जीते कुछ हारे। क्या कैंपेन था मोदी जी का? इट कैप्टिवेटेड द इंटायर कंट्री। और मेरे हिसाब से, मेरा मानना है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उनके लिए। होप्स बहुत बन गए, उन्होंने बनवाए और बन गए। लोगों की एस्पिरेशंस, सभी लोग के पास एस्पिरेशन होती हैं, और बढ़ गए। दो ही क्रिटिसिज्म सुने मैंने। एक की डिजायर्स, इंटेंशन बहुत अच्छी है पर इंप्लीमेंटेशन कमजोर हुआ है। और सेकंड उससे लिंक्ड है शायद कि सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, वो तो आगे की बात है। अभी तो फिस्कल डेफिसिट बड़ा कंट्रोल में रखा है जेटली साहब ने, क्रेडिट मिलना चाहिए उनको। हाँ, मतलब पैसा खर्च करेंगे तब तो फिस्कल डेफिसिट 6% पे पहुंच जाएगा फिर से, पर वो हो नहीं रहा है, उसको कंट्रोल में किया है। पर ऑर्गेनाइजेशन किधर है? और कुछ पॉलिसीज जो चाहिए मेक इन इंडिया के लिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कुछ पॉलिसी पर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए स्वच्छ भारत के लिए, वो शायद नहीं दिख रहा है। उस सेकंड क्रिटिसिज्म वहां आता है, मे बी अनफेयर। और देखिए, मैं तो ये आक्रोडी गांव में बैठा हुआ हूं, पूना में भी नहीं, तो दिल्ली में क्या होता है मुझे मालूम नहीं। सर, उसको कंसर्न बोला जाए कि वो कैपेसिटी कैसे बिल्ड कर रहे हैं, उस पर सवाल है। और उसमें वो जो सेकंड क्रिटिसिज्म आता है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कि भाई एक वन मैन शो है क्या? सिर्फ पीएमओ सब कुछ कर रहा है क्या? मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है। लेट मी बी स्ट्रेट, आइदर वे मेरे पास एविडेंस नहीं है, पर लोग बोल रहे हैं। और क्यों बोलते हैं? कुछ कारण होता है तभी आदमी कुछ बोलता है। यदि इन्वेस्टमेंट आ रहा होता डोमेस्टिक एंड फॉरेन, यदि रोड कंस्ट्रक्शन शायद पहले से सुधरा है, तो जितना सुधरना चाहिए उतना सुधर गया होता। गडकरी साहब बड़े लाइव एंड डायनामिक मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग वगैरह के। और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, ग्रोथ रेट बढ़ता, भी वो इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। लोग बोल रहे हैं कि भाई ग्रोथ बढ़ा तो किधर बढ़ा? इस साल 7.6 अभी भी रिजर्व बैंक बोल रहा है, 2015-16 में 7.6 आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर का शायद 8 भी आ जाए। फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट हमने देखे, उससे तो आ नहीं सकता। लास्ट ईयर मानसून, प्री मानसून शास, अभी भी एल नीनो का डर है। जितना गड़बड़ होने वाला था, शायद उतना खराब मानसून नहीं होगा इस बार कि 89% पे अटक जाए, शायद 93, 94, 92 पे अटके, मुझे मालूम नहीं कितने पे, तो सितंबर एंड में मालूम पड़ेगा। ये सब चीजें, इसके लिए तो वी कैन नॉट होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। प्रॉब्लम इज कि इसके कारण से डिमांड नहीं बढ़ रही है। और फार्मास्यूटिकल शायद छोड़ दीजिए, थोड़ा एफएमसीजी यदि छोड़ देते हैं तो हम लोग के पास तो अभी कैपेसिटी पड़ी हुई है, एक्सेस कैपेसिटी है। तो डिमांड बढ़ेगी, हम कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी,
तभी तो जाके इन्वेस्ट करेंगे जी। ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं। वी हैव टू सी व्हाट रिटर्न्स आई कैन गेट। बिल्कुल, ये आपने बहुत सारे फैक्टर बताए हैं जो कि कोई एक इंडिविजुअल सरकार इंटरनल या एक्सटर्नल अकेले पर नहीं है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है। तो उसको देखते हुए अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि क्या इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसकी शुरुआत हो रही है, क्या जॉब क्रिएट होने के आसार बन रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, जॉब क्रिएट होने के आसार बन रहे हैं, ये चीजें का मैं जवाब दे नहीं सकता। ये एकेडमिशियंस और इकोनॉमिस्ट देंगे। हम तो एक एग्जीक्यूटिव है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। कुछ सुनने में आता है, ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं? हमारे ग्रुप में तो नहीं दिख रहे। फिर हमारा छोटा ग्रुप है, हम तो कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, पर हाँ तभी भी अच्छा ग्रुप है, अच्छे साइज का ग्रुप है। इकोनॉमी की सेहत बताने के लिए आप सही सेक्टर में हैं, इसलिए एक तरीके का बैरोमीटर है आपका ग्रुप। हाँ, तो देखिए आज हम मोटरसाइकिल सेक्टर में एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है मेरा अभी भी। ग्लोबल यूरोप और अमेरिका हम नहीं करते, हम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में करते हैं। पर वो लोग भी तो अमेरिका और यूरोप से अफेक्ट होते हैं। पर उसके बाद भी अभी तो मेरा बीच में नाइजीरिया में गड़बड़ हुआ था, बीच में इलेक्शन के बाद श्रीलंका में गड़बड़ हो गया था। वो तो होता जाता रहता है, पर हमारा एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा चल रहा है। मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस कम हुई, मेरे इनपुट कॉस्ट कुछ कम हुए, तो प्रॉफिटेबिलिटी मारी नहीं गई। पर डोमेस्टिकली वो ग्रोथ है नहीं मोटरसाइकिल। उसमें हमारी जरूर ये प्रॉब्लम है कि ग्रोथ हो रहा है टू व्हीलर में, स्कूटर का। फिर हम स्कूटर मार्केट में थे, हम किंग थे, मिलियन स्कूटर ईयर बनाते और बेचते थे। उसका देखेंगे आगे क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है। बिल्कुल, वो तो मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो दो चीजें मुझे लगता है कि इस इकोनॉमी को चलाने में जो जरूरी काम है उसमें एक हिस्सा है कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज के अलॉटमेंट को फिक्स करने का, ट्रांसपेरेंट बनाने का काम किया, बहुत अच्छा है। अब उसमें बात है कि बिजली बनाने का काम तो हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर जो फाइट है वो राज्यों के लेवल पर फाइट है। मुझे खुद को जो एक बात समझ में आती है, जो मैं समझना चाहूंगा आपसे, कि बैंकिंग में जो बॉटलनेक को क्लियर करना था, बैंकिंग की बीमारियों को जो फिक्स करना था, पीएसयू बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बातें बहुत हुई हैं, काम नहीं हुआ है और क्लैरिटी नहीं दिख रही है। देखिए, आपने पूछते पूछते दो चीज कवर कर दी जहां पैसे की दरकार है। पहले आपने जो पावर सेक्टर बोला, तो लेट्स टेक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो पीयूष गोयल साहब ने कुछ कोल प्रोडक्शन बढ़ाया है, और सुनने में आता है, मैं उस सेक्टर का नहीं हूं तो मुझे मालूम नहीं, कि पावर यूनिट्स जो बंद पड़ी थी कोल के कारण, वो पोजीशन थोड़ी बदली है। प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, आपने वो मेंशन किया। The so-called transmission losses is nothing but, इंग्लिश में यूफेमिज्म वर्ड है फॉर थेफ्ट, करप्शन एंड थेफ्ट चलता है वहां पर। तो इसको बंद करना पड़ेगा, इसके लिए स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और इसके नीति तो कंटिन्यू करेगा। इसको करने के लिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लानी पड़ेगी। अब आगे उसमें जाने का टाइम नहीं है अपने पास। और पैसे जो है, वो सिचुएशन वो बैंक वाली है। अभी 5,000, 10,000, 20,000 करके अगले साल में, 4 साल में जयंत सिन्हा बोले, जयंत सिन्हा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस के, कि 60,000 करोड़ काम करेंगे। चाहिए तो 2 लाख करोड़, मुझे मालूम ही नहीं कि 2-2.5 लाख करोड़। तो ठीक है, 60,000 करोड़ इज बेटर देन 5,000 करोड़, और वो भी 4 साल में। आपको होप है कि बैंकिंग को फिक्स करने की जो एकदम अर्जेंट जरूरतें हैं वो अगले कुछ महीनों में हो जाएंगी? देखिए, इसमें वही चीज है जो नए लेबर पॉलिसी की बात आ रही है। स्टेट ने कर दिए, 300 लोगों की एम्प्लॉयज के बारे में थोड़े कर दिए, बेटर गुड। राजस्थान ने शुरू किया, माई कंग्रेचुलेशन टू वसुंधरा जी। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, इट विल नॉट गेट थ्रू राज्यसभा। प्लस ऑन द लेबर पॉलिसी, ऑल द यूनियंस विल कम ऑन द स्ट्रीट्स। तो आज एक तरीके बहुत, अल्टीमेटली तो कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, रिकैपिटलाइजेशन बैंक का करना पड़ेगा। मैं इसके अगेंस्ट हूं कि स्ट्रांग बैंक्स को वीक बैंक से मर्ज कर दो। अरे हर एक चीज में कोई पॉइंट फेवर में रहता है, कोई अगेंस्ट। अरे उनको भी डुबाओगे आप। टॉप 5 पब्लिक सेक्टर, स्टेट बैंक से लेके जो भी 5-7 अच्छे हैं, उनको छोड़िए,
रहने दीजिए, ठीक चल रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनलाइज करिए, बोर्ड को प्रोफेशनलाइज करिए, क्यों जोर, उसमें क्या जोर आता है? सही बात, उसमें यूनियन नहीं आता है बीच में। और ओनरशिप आपकी रहेगी, ओनरशिप आप रखिए। अभी हम नहीं बोल रहे कि उसमें पोलिटिकल चीज आ जाएगी, पर देन इसमें यूनियन आएगा और उसमें यू हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड कि आज यदि 25-30 जो बैंक है पब्लिक सेक्टर की, तो वीकस्ट धीरे धीरे शुरू करिए, 4, 6, 8 से वीकस्ट 8-10 को स्टडी कराइए आपके फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से, आदिया साहब करके है उसमें सेक्रेटरी, कि इनमें मर्ज करवाइए, साइज दिलवाइए। अब देखिए उसमें भी कोई डाउन साइड होगा, पर नहीं तो आप तरीका बताइए, क्योंकि आप पैसे दे देंगे और फिर वही होगा। वो तो एयर इंडिया को पैसे देते जाओ और लॉस करते जाओ। एक दूसरा मुद्दा, हालांकि मैं खुद भी मानता हूं कि थोड़ा सा एक नॉइज ज्यादा होता है और कई बार फंडामेंटल चीजें करते हैं तो तुरंत अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो मान लीजिए हमारा व्यू हो भी कि अभी सरकार को और वक्त देना चाहिए, तो भी बिजनेस कम्युनिटी पब्लिकली तो ऑन रिकॉर्ड तो कम बोलती है, लेकिन आमतौर पर एक शिकायत वाला माहौल है, एक निराशा वाला माहौल है, और उसमें शायद मूड बहुत ज्यादा खराब कर रहा है हैंडलिंग ऑफ ब्लैक मनी इशू। इस पर आपने कुछ बातें रखी हैं, आप शुरू से इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैक मनी को खत्म करना चाहिए। जिस तरीके से सरकार करने में लगी हुई है, 3 महीने का विंडो सितंबर 30 अभी सामने आ जाएगा, रिस्पांस है क्या, इफेक्टिव है क्या, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम पर वास्तविक अटैक है क्या? मेरा अपना शक है कि नहीं है। एक डिस्क्लोजर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 1 जुलाई 2015 से 30 सितंबर तक, और एक उसके बाद जो भी है कि 120% टैक्स देना पड़ेगा, 30% और 90%, 6 महीना मिनिमम, 10 साल तक जेल जाना पड़ेगा। आई एम फुल्ली विद द लॉ, आई हैव नो सिंपैथी फॉर दीज पीपल। हमारे जैसे बेवकूफ लोग जिन्होंने पैसा नहीं रखा बाहर, ना हिम्मत थी ना अकल थी, हम टैक्स दे रहे हैं, और हमारे ही मित्र हैं बहुत लोग शायद, वो पैसे बाहर रख रहे हैं, मजा कर रहे हैं। वो पीक अमाउंट पे देंगे, कौन से अमाउंट पे देंगे, उल्टी का टैक्स क्या देंगे, वो तो उनको भी शायद इतनी फिक्र नहीं, खाली बोलते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया है। पहले कोई नहीं लाता 5 साल पहले, अब वहां तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है, और 2017 के बाद तो पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। तो दे वांट टू ब्रिंग मनी, जिन्होंने ऑलरेडी सेटल कर दिया है, जिस तरह से मुझे मालूम नहीं किस तरीके से, बात अलग है। जो सेटल नहीं कर पाए हैं, जिनके पैसे भी वहां है, बड़े अमाउंट की बात हो रही, छोटे अमाउंट तो आ जाएंगे, जो भी हो जाएगा, तो वो उनको वेरी कोई सिंपैथी, आई एम अगेंस्ट दैट, आई एम विद द लॉ। पर मेरे को जरूर रिजर्वेशन है, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी भी बोल रहे हैं, चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी भी बोली वगैरह, हमको एक्सटेंड, माइनर पॉइंट, अरे भाई अगस्त आ गया है, आप अभी भी बोल रहे हैं मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा, शायद दास साहब बोले अभी तो क्लैरिफिकेशन देंगे तो वो डिसीजन कब लेगा? उसको कुछ वैल्यूएशन करनी है, उसकी अनलिस्टेड शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है उस आदमी को, या उसके पास कोई ऑब्जेक्ट या आर्ट है, पेंटिंग वेंटिंग है महंगी, उस गवर्नमेंट के वैल्यूअर से कराएंगे। मुख्य बात है, मैं तो बोलता हूं, देखिए जिन्होंने पैसे बाहर रखे वो सब गड़बड़ थे, चोर थे, पर यहाँ पर डिस्क्लोजर विंडो दो मत, दो तो उस पीरियड में काय को कंडीशन करते हो, हमने आपको ठोक दिया नहीं ठोक दिया, वो 10 साल चलेगा फिर लिटिगेशन, सबको मैं तो बोलता हूं, पर नहीं तो 4 कंडीशन बना दो, ये चीजें आपकी हो गई ना तो आप डिस्क्लोज मत करिए, हम नहीं मानेंगे, अदरवाइज ऑल डिस्क्लोजर्स विल बी लीगल एंड वैलिड, 30+30 60% एंड नो प्रोसिक्यूशन। ये करें आप तो पैसा आएगा, नहीं तो बहुत कम पैसा आएगा, और आइडियल है वो नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। अब लेट हो गया, कह रहे हैं कि आप इंटरप्रिटेशन के लिए कोई भी चीज ओपन छोड़ेंगे तो नहीं होगा। हाँ, मतलब जून जुलाई में आपको खबर आ गई उसके बारे में, आपने इसको बताई नहीं, लीगल है। आप कह रहे हैं कि 2-4 स्पेसिफिक चीजें कह दो कि ये हुआ तो हमने आपको रेट किया, भी रीओपन करेंगे, नहीं तब हम मानेंगे नहीं, आपका डिस्क्लोजर नहीं मानेंगे, अब बाकी सारे केस में मान लेंगे। हाँ, अरे पैसे आएंगे ना आपको, ये तो काय को दिया आपने डिस्क्लोजर, आप उसको दुश्मन क्यों मानते हैं? हिंदुस्तानी सिटीजन है वो, गलती कर दी उसने। यदि 97 में चिदम्बरम साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि लास्ट एमनेस्टी स्कीम है, मेरे को बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनाया, तो देखिए बनाया है तो आप क्यों नहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट के पास? 20 साल हो गए हैं जी, कंडीशन बदल गई हैं, एक और स्कीम लास्ट देने को दीजिए जिससे उसका नाम भी किसी को मालूम नहीं पड़े। ये स्कीम तो वही है, लेकिन टैक्स और जुर्माने के साथ है। आप कह रहे हैं कि इससे आसान वो नहीं है एमनेस्टी स्कीम आपने, क्योंकि उसके लिए आपने 30% में भी टैक्स
उसको पेनल्टी लगाई है, इसीलिए क्योंकि एमनेस्टी स्कीम नहीं है और इसीलिए रेवेन्यू सेक्रेटरी ने वहां कहा है। आप कह रहे हैं प्योर एमनेस्टी स्कीम कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा, पैसे ले आइए और हम आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, और 60% टैक्स ले लो, पेनल्टी नहीं लगाओगे तो एमनेस्टी 60 ले लो, ओके 100 ले लो, नो प्रोसिक्यूशन एंड आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल। आपकी बात से फिर मैं ये कंक्लूड करूं कि बगैर इसके जो आपने कहा ऐसी एमनेस्टी स्कीम के बगैर आप जो भी लाएंगे किंतु परंतु लगा करके उसको कामयाब नहीं होना है। हाँ, अनलेस यदि आप एमनेस्टी, तब मेरे को भी लगता आने की बात नहीं है, तो क्यों नहीं है, मैं अभी भी सोचता हूँ मॉरली कॉन्फ्लिक्टेड इशू ज्यादा है पॉलिटिशियन के लिए। वो मैं अपोज कर रहा था 20 साल तक, हम टैक्स देते अब इनको कर, पर जमाना बदल गया है, पर नहीं लाते हैं। तो आपने जो स्कीम बनाई ना 30+30 वाली और प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ठीक है, एमनेस्टी स्कीम नहीं है, तो जैसा मैंने कहा, आई रिपीट, ये बहुत जरूरी चीज है मेरे हिसाब से, ये 1, 2, 3 कंडीशन पे मत करिए, करेंगे तो हम मानेंगे नहीं। तो डिस्क्लोजर विंडो वाले एक मुद्दे को छोड़ें अगर, अब मैं फंडामेंटल सवाल पूछूंगा तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक मनी कानून है ये और जो बेनामी ट्रांजैक्शन वाला दूसरा है, ये दोनों मिला करके ये भयंकर रूप से ड्रैकोनियन कानून बने हैं। ये इंटरप्रिटेशन सही है क्या? देखिए, ये वही बात है जो मैंने पहले आपको पार्लियामेंट में कैसे काम चले उसका है। लोग बोल रहे हैं ड्रैकोनियन है, पर पब्लिक की आवाज भी बहुत थी ब्लैक मनी के अगेंस्ट। पॉलिटिशियन भी ब्लैक मनी रखता था, ब्यूरोक्रेट भी, और इंडस्ट्री सब पर वो देता था, वो लेते थे और वहां रखते थे। बिल्कुल। पॉइंट इज अगेन ये ह्यूमन बींग्स की बात है। यदि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स, नेम नहीं बोलना चाहता मैं, गवर्नमेंट के, मालूम है पिछले 5-10 साल से भी हरासमेंट होता था, फिर से रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला है, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं, फाइनेंस के मिनिस्टर स्टेट बोल रहे हैं हरासमेंट नहीं होने देंगे। मेरी आशा है वो करेक्ट बोल रहे हैं, और हजारों यदि आईटीओ है, सैकड़ों यदि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के लोग हैं, ये कैसे इंश्योर करेंगे? ये अनुभव पिछले 5-10-20 साल का, मेरा पर्सनल तो नहीं है, मेरे को किसी ने अरेस्ट नहीं किया, ये रिकॉर्ड में डालना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं इतना बेवकूफ हूं कि मेरे को किसी ने अरेस्ट नहीं किया अभी तक, पर कैसे इंश्योर करें? वो बहुत घबराता है। सर, मैं आपको इस सवाल में नहीं उलझाना चाहूंगा कि 15 महीने हो गए तो मोदी लेड एनडीए सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है। मैं सवाल को दूसरे ढंग से पूछना चाहूंगा, वो ये कि आपको अगर मोदी जी को 1 या 2 बातें कहनी हो कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करना बड़ा जरूरी है, तो आप क्या कहेंगे? खास करके इस संदर्भ में पूछना चाहता हूं क्योंकि बहुत बड़े बदलाव की होप थी। अब पहले अपने स्पीच पे लाल किले से उन्होंने अपने को एक आउटसाइडर के रूप में दिल्ली के सामने रखा था, देश के सामने रखा था कि आया हूं, समझ रहा हूं। मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी है कि नरेंद्र मोदी फुल्ली ट्रूली आउटसाइडर बने रहें, क्योंकि जो दिल्ली इनसाइडर व्यवस्था है वो जंग लग चुकी है, खराब है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि नरेंद्र मोदी आउटसाइडर व्यू लेके बैठे रहें, न कि इनसाइडर बन जाएं। देखिए, एक तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं विदाउट एनी मॉडेस्टी, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है किसी को भी, खासकर नरेंद्र मोदी को एडवाइस देने की, तो मैं उनको एडवाइस ना दूंगा, ना देना चाहता, ना उसके मैं काबिल। ये जरूर मेरा मानना है, जो मैंने शुरू से कहा है, कि कुछ इंप्लीमेंटेशन कम रह गया है, कोई भी कारण है, कुछ चीजें राज्यसभा में अटक गई तो डिसाइड ही नहीं हुई, जीएसटी वगैरह वगैरह वगैरह। इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है, ये चैलेंज है, ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज है, उसके लिए इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कभी कोई चीज के लिए फंड्स चाहिए। पिछले 15 महीने में जो अनाउंसमेंट हुए हैं, चाहे 15 अगस्त को हुए हों 2014 में, 2015 में, 2014 में, या जब भी हुए हों, उसके बारे में हम और सुनना चाहेंगे। बनिस्बत की नए अनाउंसमेंट में फिर वो देखिए, अब मैं तो एक छोटे मुंह बड़ी बात है कि फिर एस्पिरेशन बिल्ड होंगी, फिर इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी, तो उसके लिए पूरा जोर, इतना अपने जो मूड बनाया था, है मूड अभी भी, शायद 80-90% पे यदि मूड पहुंचा तो अभी भी 50-60% पर है। कुछ यदि कम हुआ, जो कोई माने चाहे ना माने, जो लगता है सुनने में, तो उसको ऊपर पहुंचाना है, और वो नॉट ओनली परसेप्शन, रियलिटी होनी चाहिए उसके लिए। तो उसमें एज ए बिजनेसमैन एक तो मैं ये चीज कहूंगा, यदि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तो सब मानते हैं, जेटली साहब बोलते ग्रोथ चाहिए उसके लिए,
ग्रोथ चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट का एक बड़ा कंप्लेंट है प्राइवेट सेक्टर से कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फॉरेन का तो आप ला रहे हैं जाकर, डोमेस्टिक क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है, हम समझते हैं ना टाइम लगता है, पर डिमांड तो हो। मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है और डिमांड जितनी होनी चाहिए नहीं है। अब चाहे वो मानसून के कारण मैं पहले कह रहा था या जो भी था, तो आप अपनी पूरी जोर लगाइए गवर्नमेंट। तो डिमांड पर कहानी ये है कि चाहे जनधन हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे मुद्रा बैंक हो, चाहे सोलर पैनल को बढ़ाने की स्कीमें हों, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हुआ है इस वित्तीय वर्ष के शुरू के 4 महीनों का अगर हम हिसाब लगाएं तो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर पूरा जोर इसीलिए है कि कहीं ना कहीं ये असेसमेंट है सरकार का कि पता नहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब आएगा, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अकेले इस डिमांड को जनरेट नहीं कर पाएगी। बजट के पहले, फरवरी के बजट के पहले तो थोड़े बाद में भी कहां था पब्लिक इन्वेस्टमेंट इतना? प्राइवेट सेक्टर करेगा, फॉरेन आएगा, ये आएगा। फिर जैसे आपने कहा, अब कब से हुआ ये तो आप जाने, ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, ये लास्ट फ्यू मंथ्स में रियलाइजेशन आया प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है, इसलिए आप पब्लिक सेक्टर, इसलिए आपको करना पड़ेगा, और इसलिए वो अब कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं वगैरह देखिए, मैं अगेन कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं और एकेडमिशियन नहीं हूं, तो मुझे मालूम नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगले कुछ समय में ये डिमांड जनरेट होगी पब्लिक सरकारी खर्चे के बल पर, और उस वजह से डिमांड जनरेट होगी तो प्राइवेट सेक्टर वाला आदमी मिलेंगी, डिमांड जनरेट होगी, प्राइवेट सेक्टर भी करेगा। देखिए, अल्टीमेटली तो हाथ मिला के काम करना है। जैसे मैंने पार्लियामेंट के लिए भी बोला कि इन्वेस्टमेंट पब्लिक का आना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर का आना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का आना आएगा, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आना पड़ेगा, और फॉरेन भी आना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर कौन पहले शुरू करे? तो भी गवर्नमेंट हमारी है, पैसा हमारा है। एग्जैक्टली। डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स तो गरीबों का पैसा है, तो वो कोई गवर्नमेंट का पैसा, वो गवर्नमेंट का क्या पैसा है? हमारा पैसा है वो भी, और हमें लगाइए, एब्सोल्युटली इफिशिएंटली लगाइए, प्रॉपरली लगाइए, उसमें लीकेज नहीं हो, करप्शन कम, जीरो थोड़ी होगा जी, वो तो हम भी समझते हैं, कम से कम हो। उसी से हमारी हिम्मत बढ़ेगी, उसी से नौकरियां बढ़ेंगी, उसी से डिमांड बढ़ेगी, और अपने आप फिर तो देखिए जहां प्रॉफिट की सुगंध आती है प्राइवेट सेक्टर पहुंच जाता है। बिल्कुल सर, आपकी बहुत ही संजीदगी भरी एनालिसिस थी और इस मौके पर आपसे बातचीत का मौका मिला, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।